हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और उसकी एप्लीकेशंस। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो क्लास 10th के लिए ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, फाउंडेशन कोर्सेज हो, या फिर क्लास 12th के लिए कंपटीशन हो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आज का हम अपना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है अगर हम डिस्पर्जन समझना चाहते हैं। जैसे कि डिस्पर्जन की वर्किंग जो है या डिस्पर्जन का फिनोमिना जो है वो टोटली डिपेंड करता है वर्किंग ऑफ प्रिज्म पे, कि प्रिज्म कैसे काम करता है। उसी की वर्किंग जानने के बाद हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में डिस्पर्जन क्या है। तो डिस्पर्जन समझने से पहले हम शुरू करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए, एक्चुअलिटी में जो प्रिज्म है, अगर उसकी डेफिनेशन आपको लिखने को कही जाए तो प्रिज्म होगा आपके पास, इट इज अ पीस ऑफ ग्लास having three rectangular faces and two triangular faces। प्रिज्म एक वो पीस है ग्लास का जिसमें 3 तो रेक्टेंगल के फेस होते हैं और 2 होते हैं ट्रायंगुलर के फेस। अगर इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहें तो ये, अगर हमारे पास कोई बुक है, मान लीजिए, इसको अगर मैंने इस शेप में ओपन कर दिया ऐसे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा इसके बेस में आ जाएगा। 3 तो रेक्टेंगल हो गई और ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रायंगल है। तो इस टाइप का जो शेप बनेगी ग्लास के पीस की, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। तो वो प्रिज्म क्या काम करता है, कैसे उस प्रिज्म में से जो है लाइट निकलती है, वो चीज़ हमें समझनी है डिस्पर्जन को समझने के लिए। तो देखिए, प्रिज्म की जो डायग्राम है वो मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे 2D में। इस तरीके का आपको फ्रंट व्यू उसका दिखाई देगा जो मैंने भी आपको दिखाया। ये जो रेक्टेंगुलर फेस है ये नीचे रखा जाता है टेबल पे, कहीं भी आप रखोगे तो बाकी दो रेक्टेंगुलर फेस रह गए, ये वाला और ये वाला, यही काम करते हैं लाइट को क्या कराने का, रिफ्रैक्ट कराने का। देखो, लाइट रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि बाहर एयर है और ये ग्लास है, 2 अलग मीडियम है। इन 2 रेक्टेंगुलर फेस के बीच का जो एंगल होता है, ये अगर आप इनको नाम दो, ये P, ये Q, ये R, तो जो 2 रिफ्रैक्टिंग फेस है जिनमें से लाइट को अंदर एंटर करके बाहर निकलना है, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं A, और इसका एक नाम भी है। A जो है वो है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको। अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप लिख सकते हो, इट इज द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ प्रिज्म। जो 2 रिफ्रैक्शन जहां से होनी है, वो जो 2 फेस है, एंगल जो बनाते हैं आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए, लाइट को हम इसमें से पास कराते हैं इसकी वर्किंग समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास इंसिडेंट लाइट, जो आगे प्रिज्म पे टकराती है। आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो सरफेस पे, आपको पता है बिना नॉर्मल हम एंगल आई और आर नहीं शो कर सकते, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया इस लाइन पे। कई बार बच्चे नॉर्मल ड्रॉ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, तो इसके ऊपर करना होता है। ये
एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल शो होना चाहिए। तो इस एंगल को हम कहेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे ने बनाया और रेयर से डेंसर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो रेयर से डेंसर हुआ ना, तो किस तरफ मुड़ेगी? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कई बुक में लिखा हुआ है लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। बेस से मीनिंग ये है कि वो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ती है, तो कुछ ऐसे मुड़ेगी वो। तो ये एंगल होगा जो वो होगा आर। अगेन अब उसे बाहर निकलना है, तो फिर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर। अब उसे डेंसर से रेयर में जाना है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है कि डेंसर से रेयर में जाना है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये एंगल जो है इसको बोलेंगे ई एंगल। ई का मीनिंग है एमरजेंट, बाहर निकलने वाला एंगल, और रे कहलाएगी एमरजेंट रे। रे को बोलेंगे हम एमरजेंट रे। अब देखिए, अगर ये इंसिडेंट लाइट कहीं भी ना मुड़ती तो सीधा जाती है ऐसे, लेकिन अब जो गई उसको अगर बैक ट्रेस करें तो वो इसको यहाँ इस पॉइंट पे काटती है। यानी कि इतने एंगल से हमारी ओरिजिनल लाइन जो है वो मुड़ गई है, इसको बोलते हैं डी। डी इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मीनिंग होता है मुड़ जाना, कि ओरिजिनल लाइट तो ऐसे जानी थी, पर इस ग्लास की वजह से, मीडियम चेंज होने की वजह से वो ऐसे गई है। तो ये जो डिफरेंस आया है पाथ में, ये इसी को रिप्रेजेंट किया गया है हमें एंगल डी से। तो आप लिख भी सकते हो डेफिनेशन में, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आपको वैल्यू निकालनी आ जाए कि बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे कोई एंगल ऑफ डेविएशन निकाल ले, तो एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? कि अगर एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है तो फॉर्मूला इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंट माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूला भी है। आई अगर पता हो, ई अगर पता हो, ए अगर पता हो, तो आप डी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास प्रिज्म का। प्रिज्म ऐसे काम करता है। इस प्रिज्म के बेस पे अब हम डिस्पर्जन को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपने चीजें समझनी की। एंगल जो है पूछे जाते हैं, वर्किंग आपको समझाई गई, 2 बार इसमें रिफ्रैक्शन हुआ है। अब हम मेन डिस्पर्जन के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। देखिए, डिस्पर्जन है क्या? देखिए, व्हाइट लाइट जो होती है आपकी, या जिसको आप सनलाइट बोलते हो, वो 7 लाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ये चीज न्यूटन ने 1665 में ही एक्सपेरिमेंट के दौरान नोटिस कर ली थी कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। उसने क्या देखा कि जब एक ग्लास प्रिज्म में से लाइट पास हुई तो वो लाइट जो है आगे 7 कलर्स में बिखर जाती है, उसे दूसरी तरफ 7 कलर दिखाई दिए। सेम चीजें आपके साथ भी हुई होंगी जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं, आपके पास स्केल होता है ट्रांसपेरेंट। बच्चे क्या करते हैं, अगर दूध में बार बिठा दिया है तो वो स्केल के साथ कॉपी पे स्केल को ऐसे हिला हिला के देखते हैं, थोड़ा सा लाइट को पास कराते हैं उसमें से, और कॉपी के ऊपर जो है आपको कलरफुल लाइंस दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं स्केल में से। यही चीज ऑब्जर्व करी थी न्यूटन ने एक ग्लास के टुकड़े में से, जिसे ग्लास प्रिज्म का बाद में उसको शेप दी गई, प्रिज्म उसका नाम रखा गया। तो उसने क्या देखा कि जब इस ग्लास प्रिज्म में से व्हाइट लाइट या फिर सनलाइट को हम पास कराते हैं तो वो लाइट 7 कलरों में बिखर जाती है।
और ये जो बिखरना हुआ लाइट का टूटना हुआ उसके कलर्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन का मेनली बेसिक होता है बिखरना, लाइट का बिखराव, उसका टूट जाना 7 कलरों में। तो डेफिनेशन क्या कहलाएंगे, स्प्लिट अप ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग अप ऑफ splitting up of white light into 7 colors on, कब, जब वो पास करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रिज्म में से, ऑन पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि प्रिज्म, जब प्रिज्म में से पास करती है, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है फिनोमेना, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसको बोलते हैं हम लाइट का डिस्पर्स हो जाना, लाइट का फैल जाना। देखिए कैसे होता है, एक प्रिज्म आपने दोबारा ड्रॉ किया, यहां से हम एक व्हाइट लाइट डालते हैं, ये है हमारे पास व्हाइट लाइट, या फिर आप इसको सनलाइट भी बोल सकते हो। जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया, प्रिज्म में आने में ये 7 कलर्स में टूट जाती है, और फिर जब बाहर निकलती है तो अलग अलग कलर्स की होती है। सिंबल्स में आपको दे देता हूँ, VIBGY, ये बेसिकली नए नेम दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं वो भी हम अच्छे से इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म के बेस पे मैं ऊपर से नीचे को यहाँ पर लिख देता हूँ, R फॉर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ये कलर्स हैं जिनके सिंबल्स फर्स्ट लेटर्स मैंने लिख रखे, ये इस पैटर्न में आपके पास है। जब भी लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। अब ये जो पैटर्न बना है VIBGOR, अगर लिखना शुरू करो नीचे से, VIBGYOR, विबग्योर इसको हम बोलते हैं। ये ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसके पीछे भी रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉम्बिनेशन को भी हम एक नाम दे देते हैं। ये जो बैंड आपको 7 कलर्स का दिखाई देता है, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अगर कोई पूछ ले कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आप लिखोगे द बैंड ऑफ 7 कलर्स formed during dispersion is called स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और डेफिनेशन आप लिख देते हो ये कि लाइट का 7 कलरों में टूट जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। नहीं, वो तो डिस्पर्जन हो गया। डिस्पर्जन होने के बाद जो आपको 7 कलर की अलग अलग लाइंस दिखाई दी, उनका जो कंबाइन है फॉर्म है, जो बैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसका पैटर्न डिस्कस करने से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि डिस्पर्जन होता क्यों है, कोज क्या है डिस्पर्जन का।
ये हुआ क्यों ऐसा हुआ कि जब व्हाइट लाइट पास हुई तो 7 कलर्स में वो डिवाइड हो गई। हमें रीजन पता होना चाहिए डिस्पर्जन का, कोज ऑफ डिस्पर्जन। देखिए, अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो अच्छे से देखी थी या जिन्होंने नहीं देखी तो वो पहले इस वीडियो से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रीवियस वीडियोस में जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो देखना। वहां हमने ये बताया था कि मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। एयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का अलग है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। 1 का मीनिंग ये हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा C/V। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो ये 1 है, तो यानी कि V किसके इक्वल आ गया, C के। यानी कि सारे के सारे कलर लाइट की स्पीड के साथ ही ट्रेवल करेंगे एयर में, कि एयर के अंदर सारे के सारे कलर जो है वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। और वो सेम स्पीड कितनी है, C, स्पीड ऑफ लाइट। तो सारे एक साथ चल रहे हैं, तो इसलिए आपको वो अलग अलग नहीं दिखाई देते, आपको उनका कंबाइंड फॉर्म दिखाई देता है जो कि व्हाइट कलर में है। लेकिन जैसे ही ये एंटर करते हैं किसके अंदर, ग्लास के अंदर, तो ये जो वैल्यू 1 थी ये चेंज होके इसकी जगह वैल्यू कुछ और हो जाती है। और कुछ और वैल्यू हो जाने की वजह से अब V जो है वो C के इक्वल नहीं रहा। हर कलर की अपनी एक अलग वेलोसिटी हो गई मीडियम में। उस अलग स्पीड की वजह से वो सारे कलर अलग अलग भागने लगे। कोई तेजी से भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, कोई उसके कंपैरिजन में और स्लो भाग रहा है, कोई और तेजी से भाग रहा है। तो सबकी स्पीड अलग अलग हो गई, तो क्या हो गया, अब वो अलग अलग दिखाई देने शुरू हो गए। ये है एक्चुअल में डिस्पर्जन का रीजन, कि लाइट जो है वो एयर में तो सेम स्पीड से भाग रही होती है, उसके सातों कलर सेम स्पीड से होते हैं, जिस वजह से आपको उनमें डिफरेंस नहीं पता लगता। लेकिन जैसे ही वो किसी मीडियम में एंटर करती है ट्रांसपेरेंट में, तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डिस्पर्जन दिखाई देता है, बेंडिंग दिखाई देती है, और उन बेंडिंग्स में वो कलर अलग दिखाई देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डिस्पर्जन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट डिग्री, डिस्पर्जन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ, अलग अलग डिग्री से मुड़ जाना, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय, किसने एक्सपीरियंस की है ये रिफ्रैक्शन, जो लाइट के कलर्स थे, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एक्सपीरियंस बाय डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। लाइट के अलग अलग कलर अलग अलग डिग्री से मुड़ जाते हैं जब किसी मीडियम में एंटर करते हैं, जो क्या पैदा करता है, डिस्पर्जन पैदा करता है। दिस डिफ्रैक्शन इन बेंडिंग, ये जो डिफ्रैक्शन ही डिफरेंस, कोई ज्यादा मुड़ा कोई कम मुड़ा, तो ये जो डिफरेंस आया है बेंडिंग का अलग अलग कलर्स में, यही आपको क्या देता है, डिस्पर्जन देता है। दिस डिफरेंस इन बेंडिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट गिव्स डिस्पर्जन, यही आपको क्या देता है, डिस्पर्जन देता है। तो ये रीजन था हमारे पास। अब क्वेश्चन कि ये जो विबग्योर का पैटर्न है ये किस हिसाब से अरेंज किया गया है। 3 चीजें लिख सकता हूं, देखो मैं इसके ऊपर। पहली, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दूसरी डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और तीसरी चीज हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग डेविएशन। इन 3 चीजों के हिसाब से पैटर्न बनाया गया है। हम पैटर्न में बात कर रहे हैं V से R की तरफ जाने की,
वॉयलेट से रेड की तरफ अगर जाए तो इस पैटर्न को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे। इंक्रीजिंग का मीनिंग है V से R की तरफ जाते टाइम वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इस तरफ इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, यानी कि यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम है, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तीसरा, डिक्रीजिंग डेविएशन, की डेविएशन कम होती जा रही है, जो बैंड आ रहा था, जो मुड़ रही थी लाइटें, वो कम होती जा रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ डेविएशन सबसे ज्यादा थी, यहाँ डेविएशन सबसे कम। वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है, रेड सबसे कम। अब इनका मीनिंग क्या है वो भी समझ लीजिए। वेवलेंथ का मीनिंग है लेंथ कवर्ड बाय अ वेव इन अ गिवन टाइम। कौन सा कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिना मुड़े हुए, बिना कहीं मुड़े कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बताता है आपको डेविएशन और वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए वो सबसे कम मुड़ेगा। इंक्रीजिंग वेवलेंथ का मीनिंग हुआ कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हुई, रेड की। और डिक्रीजिंग डेविएशन का मीनिंग हुआ यहाँ सबसे ज्यादा डेविएशन है तो यहाँ सबसे कम। तो यानी कि रेड कलर जो है वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा, कवर्स लार्ज डिस्टेंस विद मिनिमम डेविएशन, और कम से कम डेविएशन होगी। जबकि वॉयलेट मिनिमम वेवलेंथ है और मैक्सिमम डेविएशन, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम डेविएशन से मुड़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने उसके रिवॉल्यूशन कम हो जाएंगे। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा मुड़ता है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए वो सबसे कम मुड़ेगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। सीधा सा जो फैक्टर है, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो एक रिलेशन भी है कि वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेविएशन के। जिसकी डेविएशन ज्यादा है, जो ज्यादा मुड़ रहा है, जो लाइट ज्यादा मुड़ रही है, जो कलर ज्यादा मुड़ रहा है मीडियम में पास करने पर, उसकी वेवलेंथ कम मिलेगी, और जो कम मुड़ रहा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा मिलेगी। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पास। रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सबसे दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि जो डेंजर होता है, जो डेंजर का निशान होता है, खतरे का निशान होता है, वो लाल कलर का ही क्यों होता है। आप रोड पे चल रहे हो, ट्रैफिक लाइट में रेड कलर पे ही क्यों रुकने को बोला जाता है। कोई गाड़ी जा रही है, खतरे का निशान है, आपने कहानियां भी पढ़ी हैं कि ट्रेन सामने से आ रही है और ट्रेन की पटरी टूटी हुई है तो कोई लाल कलर का कपड़ा दिखा रहा होता है। गाड़ी, बाइक आप चलाते हो, बाइक के पीछे वाली लाइट जो होती है वो भी रेड कलर की होती है। तो रेड कलर पे इतना जोर क्यों दे रखा है? क्योंकि रेड ही एक ऐसा कलर है जिसको आप सबसे ज्यादा दूर से देख सकते हो। यही रीजन है कि रेड कलर को चुना गया है आपको चेतावनी देने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सेफ्टी है। जब भी आपको दूर से डेंजर कहीं होगा, खतरा होगा, रोड टूटा हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, तो बड़े बड़े लाल अक्षरों में डेंजर लिखा होगा, या बिजली की तार होगी तो डेंजर, ताकि आप दूर से ही उसको देख सको, पढ़ सको और अपनी जान बचा सको। रेड लाइट दूर से हो जाती है, रुक जाते हो आप लोग। गाड़ी की पीछे वाली लाइट, बाइक की पीछे वाली लाइट रेड कलर की है, क्योंकि जब वो ऑन हो जाती है तो जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो उसके लिए क्या सिग्नल होता है कि सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दी है, क्योंकि वो लाइट जो है रेड पीछे वाली वो ब्रेक लगाने पर ही ऑन होती है। तो फिर पीछे वाली गाड़ी को भी ये सिग्नल मिल जाता है कि आपको भी अपनी स्पीड कम कर लेनी है, सामने वाली गाड़ी जो है वो स्लो हो रही है, ब्रेक लगा दी है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर है ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये सबसे दूर से दिखाई दे जाता है। फिर बच्चे कहते हैं जी दूसरे नंबर पे सबसे दूर से कौन दिखाई देगा? ऑरेंज। ठीक है, लेकिन जो फ्रंट लाइट होती है वो तो येलो कलर की है, ऑरेंज की क्यों नहीं है? फिर तो रीजन ये है कि ऑरेंज और रेड जो है वो मिलते जुलते से कलर होते हैं।
काफी दूर से अगर आपको दोनों कलर में से एक को पहचानना हो तो आप नहीं पहचान पाओगे कि रेड कौन सा है और ऑरेंज कौन सा है। इसलिए रेड के बाद हम जो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट में भी रेड के बाद कौन सी होती है, येलो होती है, और फिर होती है ग्रीन। तो इसलिए हम येलो को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसमें। ठीक है, आई बात समझ में आपको कि इनके बेस पे हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी आता है जो बच्चे एक्चुअली पूछते हैं कि जब हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो वो 7 कलर्स में टूट गई, तो क्या ऐसा भी कोई मेथड है कि इन 7 कलरों को दोबारा कहीं से पास कराएं तो ये दोबारा जुड़ के व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए? देन आंसर इज यस, ये भी पॉसिबल है कि इन 7 कलर्स को अगर हम दोबारा से पास करा दें तो ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, व्हाइट लाइट में। लेकिन पास किस में से कराएं, ये चीज भी न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करी खुद, और उसने कहा कि अगर इनको दोबारा से प्रिज्म में से ही पास करा दे, लेकिन कंडीशन एक रखी गई कि प्रिज्म की पोजीशन जो है वो इन्वर्टेड होनी चाहिए। कैसे कि अगर आपने पहला प्रिज्म तो ये रखा था, अब दूसरा प्रिज्म जो है वो इस तरीके से रखना है आपको, इसके साथ इस पोजीशन में आपने प्रिज्म को रखना है। तो जब आप क्या देखोगे, व्हाइट लाइट यहां से आई, ये 7 कलर्स वाली लाइट थी जो 7 कलरों में बाहर निकली, उसके बाद ये एंटर हुई और ये अगेन व्हाइट लाइट में, ये व्हाइट लाइट है आपकी, ये भी व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म 1, ये प्रिज्म 2, ये है आपके पास कलर्ड लाइट, 7 कलर्ड लाइट जो है आपके ये। तो इस तरीके से पास कराने पर जो है ये दोबारा रिकम्बाइन हो जाते हैं। यहाँ डिस्पर्जन हो रहा था, ये जो चीज थी ये डिस्पर्जन थी, ये टूट रहे थे, लेकिन यहाँ जो हो रहा है इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन, ये दोबारा से जुड़ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7 कलर्ड लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम, 7 colored light of spectrum can be recombined to give, can be recombined to give white light back। तो रिकम्बाइन हो सकते हैं वो व्हाइट लाइट देने के लिए, तो ये पॉसिबल है हमारे पास। ये था हमारे पास डिटेल में डिस्पर्जन का कंसेप्ट जो हमने किया। इस डिस्पर्जन के कंसेप्ट पे एक एप्लीकेशन भी है हमारे पास सिलेबस में। एप्लीकेशन का नेम है, आप सब लोग अच्छे से वाकिफ हैं उस चीज से, सुना भी है, देखा भी है। एप्लीकेशन का नेम है हमारे पास रेनबो। इंद्रधनुष जिसे आप बोलते हो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो रेनबो एप्लीकेशन देती है, या हम ये कह सकते हैं रेनबो का जो कंसेप्ट है, इंद्रधनुष जो बनता है, रेनबो जो बनता है, वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। होता क्या है, आपने इसको देखा है कि आपको आसमान में 7 कलर्स की एक आर्क दिखाई देती है, ऐसे कर्व शेप में लाइन दिखाई देती है, उसको आप रेनबो बोलते हो। तो पहले हम लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द रेनबो इज एन आर्क ऑफ, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स। ये आर्क है 7 कलर्स की, विजिबल इन द स्काई, विजिबल इन द स्काई, जो स्काई में आपको दिखाई देते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्पर्जन, जो किससे पैदा हुए हैं, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप in the atmosphere।
ये आपके पास रेनबो जो बनता है 7 कलरों के एक आर्क से, जो आसमान में विजिबल होती है कब, जब सन की लाइट डिस्पर्स हो जाती है किससे, रेन ड्रॉप से। मैं आपको दो चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक तो ये बनता कैसे है, कब बनता है और क्या इसकी कंडीशन है। दो बातें जो आपको याद रखनी है, एक तो ये कि रेनबो की डायरेक्शन हमेशा सन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। जिस तरफ सन होगा रेनबो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू सन। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू सन। सन क्या हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। दूसरा कब बनता है, रेनबो तब बनता है जब एकदम से बारिश रुके और बारिश के रुकते ही बहुत तेज धूप निकल आए, तब चांसेस होते हैं रेनबो बनने के। ऐसा क्या होता है कि तब चांसेस होते हैं जब एकदम से बारिश रुकती है तो उस टाइम जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर की जो लेयर्स हैं, उनमें पानी की बूंदें रह जाती हैं, क्योंकि बारिश हो ही रही थी। तो ऊपर एयर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप रेन ड्रॉप्स बोल रहे हो। रेन ड्रॉप्स अभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और एकदम से बहुत तेज धूप निकल आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन की लाइट है वो रेन ड्रॉप पे आकर गिरती है। और ये जो रेन ड्रॉप होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो ये प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। और जैसे प्रिज्म अपने में से लाइट को पास करा के डिस्पर्स कर देता है, बिखेर देता है, ऐसे ही ये रेन ड्रॉप्स भी अपने में से व्हाइट लाइट को, सनलाइट को बिखेर देती हैं। और जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देता है, 7 कलर्स दिखाई देती हैं। रेनबो तब तक रहेगा जब तक सन की रेज गर्मी पैदा करके उन रेन ड्रॉप को, पानी की बूंदों को इवेपोरेट ना कर दें। जैसे ही गर्मी पैदा होनी शुरू हुई सन की रेज से, वो वाटर की ड्रॉप्स जो थी वो इवेपोरेट हो जाएंगी। जैसे इवेपोरेट हो गई तो रेन ड्रॉप खत्म, प्रिज्म इफेक्ट खत्म, तो डिस्पर्जन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर रेनबो आपको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो 7 कलर आपको रेनबो के दिखाई देते हैं, वो भी एक इस चीज का प्रूफ है कि लाइट जो है वो किसका मिक्सचर है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। होता कैसे है, अगर आपने ये रेन ड्रॉप ले ली, ये मान लीजिए ये रेन ड्रॉप है आपके पास, तो सन की जो रेज है, यहाँ पे अगर सन है तो सन की रेज आकर गिरती है, जिसे आप व्हाइट लाइट बोलते हो या सनलाइट बोलते हो। ये रेज यहाँ से डिस्पर्स होना शुरू होती है, 7 कलरों में टूटना शुरू होती है और अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन कोज करती है, दूसरे पार्ट में से रिफ्रैक्ट होती है। इसको TIR भी बोलते हैं। +2 में आप पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंदर ही अंदर पूरा रिफ्लेक्ट हो जाना, ये दूसरे पेज से रिफ्लेक्ट होती है। ये जो चीज है, ये है डिस्पर्जन, जो वो टूट रही है, और इसमें से जो बाहर निकल रही है इसको आप बोलते हो रेनबो। जो बाहर रेन से, ड्रॉप से बाहर आके आपको दिखाई देती है, वो क्या कहलाता है, जो ये है, ये आपको रेनबो दिखाई देता है। इसमें ये कलर रेड है तो ये आपको विद की ओर दिखाई देगा। ये TIR बाद में आप डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट अंदर के अंदर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि जैसे ही रेन ड्रॉप में से सनलाइट पास करती है तो क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, और आपको क्या दिखाई देता है, डिस्पर्जन दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, डिस्पर्जन और उसकी एक एप्लीकेशन। ये प्रिज्म के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का ये हमारा। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आगे जो है इसको शेयर भी करना है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो आपके साथी हैं वो भी बेनिफिट उठा सकें।